हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम इसके सुपर 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप DSSB का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आपकी हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे पहले हम साइंस का भी, शिक्षण कौशल का, जीवन कौशल का, बाल विकास का, इन सब के प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है छात्र का बहुवचन क्या है। तो जो छात्र वर्ड आता है तो इसका बहुवचन हम छात्राएं कर देते हैं, जबकि छात्र में हमारा जो इसका बहुवचन होगा, छात्र का मीनिंग होगा कि कोई भी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, छात्रों। एक छात्र हो गया और ज़्यादा हो जाएंगे छात्रों। ऐसी छात्र आएगा तो उसका होगा हमारा छात्राएं। तो लड़कों के लिए तो हो गया छात्र, जिसका बहुवचन हो जाएगा छात्रों। और अगर छात्रा पूछा जाता है, जिसे हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं, तो आ जाता है छात्राएं। आस्था, ये बताना है आस्था का क्या यहाँ पर अपोजिट वर्ड होगा। ये इन्होंने क्वेश्चन अधूरा लिख रखा है, लिखा नहीं है। यहाँ पर आएगा कि आस्था का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो आस्था मीन्स किसी चीज़ में विश्वास रखना, तो आस्था का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अनास्था, की किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखना। बाल का स्त्रीलिंग क्या है। तो बाल का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बाल का हम बालिका कर देते हैं, जबकि बाल पूछा है, बालक नहीं। अगर हमसे बालक पूछा जाता तो बालिका हो जाता। तो बाल का क्या हो जाएगा, बाला। बाल तो हो जाएगा लड़का और बाला हो जाएगी लड़की। नेक्स्ट है, इसमें प्रश्न संख्या 4 से 7 तक ये कविता को पढ़कर हमें आंसर देने हैं। हमें पोयम दे रखी है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन अब हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो यहाँ पर हमने अब ये पोयम पढ़ी तो इसमें पूछा है कि हरा भरा जीवन, बार बार यही वर्ड यूज हो रहा है, हरा भरा हो जीवन, हरा भरा हो जीवन। तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो हरा भरा का मीनिंग केवल ये नहीं होता कि वो पेड़ पौधे, यहाँ पर जीवन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मीन्स खुशियों से परिपूर्ण जीवन, जिसमें खुशियां ही खुशियां हों। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेकंड लाइन में, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नदी भी है, पेड़ भी है, पहाड़ और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं दे रखा है, ऐसे कि उपयुक्त सभी। तो ये क्या आ जाएगा, समस्त प्राकृतिक उत्पादन, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उन सबसे ही बाहर आती है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो सृष्टि का उपहार किसे कहा गया, ये बताना है। वृंद और लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता, उससे उत्पन्न होने वाली खुशियाँ, या पौधे व डालियाँ। तो इसमें ये तो हमें पता चल गई सारी प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ किया गया। तो प्राकृतिक जो सुंदरता है, उससे उत्पन्न होने वाली जो खुशी है, वो सबसे मेन सृष्टि का उपहार होता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत शामिल हैं और चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो सबसे लास्ट में जो बोला गया था कि पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार। तो सबसे मेन आएगा कि इसमें पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है, उसी से हमें मेन खुशी मिलेगी। जब क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी क्या होता है कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो जैसी हैं वैसी की वैसे ही रहें, वो नष्ट ना हो। तो उन्हीं से रिलेटेड होगा हमारा खुशी से भरा हुआ जीवन। नेक्स्ट है, अब यहाँ तक हमने 4 से 7 तक करने थे इस कविता से, ये हो गए। अब नेक्स्ट आगे के चलेंगे। दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है। तो दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, कबहू निरामिस हुए न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। ये तो ये होता है कि किसी के साथ गद्दारी कर देना, कि जिसमें खा रहे हो उसी में छेद करना। लेकिन दुष्ट अपनी कभी भी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसका मीनिंग होगा कि कबहू निरामिस हुए न कागा। जहाँ उपमेय व उपमान को सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाए। जहाँ उपमेय व उपमान की जब तुलना की जाती है, एक में एक होता है कि बिल्कुल उन्हें सेम ही मान लिया जाता है,
तो जब वहाँ पर सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है तो वो कौन सा होता है, भ्रांतिमान, जिसमें हमें बिल्कुल ऐसा भ्रांति हो जाती है कि हमें वो सच ही लगने लगता है। कृपण शब्द है, कृपण किस टाइप का शब्द है, अर्ध तत्सम, तत्सम, विदेशज या तद्भव। तो कृपण जो हमारा ये शब्द है ये कैसा हो जाएगा, संस्कृत का, तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। तो हमें तत्सम और तद्भव में जो कंफ्यूजन होती है वो कैसे सही रखनी है, जो तत्सम में से आता है तो इसका मतलब ये संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव ये होते हैं हमारे हिंदी के शब्द। तो सबसे ज्यादा तत्सम और तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है, उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इस समय उसकी आयु 30 वर्ष है, ये होना चाहिए था। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था इस समय उसकी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था या उसकी आयु कुछ भी यूज कर सकते थे, 30 वर्ष है। और ये बता दें कि जो यूपी प्राइमरी सुपर डेट में हिंदी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से हिंदी का पार्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है, तो एक मुंह दो बात मीन्स अपनी बात से पलट जाना, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें निर्देश दे रखा है 13 और 14 के लिए, फिर से हमें कविता की पंक्ति दे रखी है, उससे आंसर बताना है। कविता है, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैरकर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हो करते हैं शियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ये पोयम हमने, ये तो मेरे को डेफिनेट क्लास तो नहीं याद, लेकिन हिंदी की बुक में भी पढ़ी हुई है। यहाँ पर दे रखा है कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो इसमें हमेशा जब भी कविता का पूछा जाएगा कौन संबोधित कर रहा है, तो एक तो वो लेखक होगा ही। लेखक, अब ये बताना है कि वो किसको, तो लेखक के रूप में बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा माँ को कह रहा है, लेकिन वो ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि लेखक अपनी माँ को कह रहा है, लेखक ने तो लिखी है ये कहानी, इसलिए लेखक के रूप में बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, यह वह नाव चलाने संबंधी शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या वह हल चलाना चाहता है। तो इसमें यह है कि वो उसके सौंदर्य की व्याख्या करता है, तो वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसीलिए लेखक नाविक बनना चाहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है शुद्ध वतनी का चयन करें कि इनमें से गंधर्व जो है वो किस टाइप से लिखा जाता है, तो गंधर्व में वे आता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी गंधर्व। मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है, तो मृदुल होता है मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही कोमल, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कठोर। सुंदर लंबे केशों से युक्त नारी वाक्य के लिए एक शब्द, जिसके सुंदर और लंबे केश हो तो उसको क्या कहा जाएगा, इसके नाम से ही पता चल जाएगा, केशिनी। पुनरीक्षण में कौन सी संधि है, तो इसमें होती है पुनः, ऐसे लिखेंगे, प्लस निरीक्षण, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारी विसर्ग संधि, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग भीड़, समूह, झुंड और दल, तो समूह, झुंड और दल ये तीनों तो पुल्लिंग में यूज होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भीड़, की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ वर्ड ही पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग में यूज होगा। नेक्स्ट भी स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, चिट्ठी, पत्र, पेन, पत्री, तो जैसे हम पत्र को कहेंगे उसका पत्र या उसकी पत्री और उसका पेन, लेकिन जो चिट्ठी है वो स्त्रीलिंग में हमेशा काउंट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए चिट्ठी। नेक्स्ट है लाल चेहरा नहीं है फिर भी लाल इसके, तो यहाँ पर ये जो लाल वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है, दोनों बार इसका मीनिंग अलग है। यहाँ तो लाल चेहरा मीन्स रेड कलर के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पर लाल मतलब बेटे के लिए यूज़ हुआ है, तो लाल चेहरा नहीं है फिर भी लाल इसके, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, फिर हमारा यमक अलंकार, जिसमें 2 वर्ड अलग अलग बार यूज़ हुए हैं और अलग अलग ही उनके मीनिंग हैं। हिमालय का पर्यायवाची इनमें से क्या है, हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा हिमगरी, और पाणी किसका पर्यायवाची होता है, हाथ का, हाथ के और भी होते हैं जैसे कर और हस्त। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, तो खरी मजूरी चोखा काम, पूरी मजदूरी देने पर कार्य अच्छा होता है, अगर मजदूरी पूरी दी जाएगी तो कार्य भी अच्छा होगा।
कवियत्री का पुल्लिंग, तो कवियत्री एक स्त्रीलिंग है तो कवियत्री का हो जाएगा पुल्लिंग कवि। वैसे तो मेनली ये पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है, क्योंकि हम कवियत्री को लिखने में गलती कर देते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और लेखक का क्या हो जाएगा हमारा, लेखिका। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो ये कर्ता के चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, तो कर्ता ने, तो ने तो होता है कर्ता का, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म का साइन को, कर्ण से या यहाँ पर से या द्वारा, तो ये थर्ड ये हमारा हो जाएगा कर्ण का, और को के लिए हेतु ये होता है हमारा संप्रदान का, तो यहाँ पर कर्म कारक का हो जाएगा ऑप्शन सी को। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो ये हमने ट्रिक भी लर्न की थी, जो हिंदी की हमने ट्रिक लर्न की है, कौन से तालव्य होते हैं कौन से कंठ होते हैं, तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, तो इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो तालव्य व्यंजन इसमें से पूछे हैं कौन से होते हैं, तो वो होते हैं च, छ, ज, झ, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब तै, थे, दै, ध ये कौन से होते हैं हमारे दंत, और टे वाला जो हमारा वर्ग होता है ये कौन सा होता है हमारा मूर्धा, और पै वाला हमारा कौन सा वर्ग होता है ओस, जो कि होठ के द्वारा बोले जाते हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें कौन सा साधारण धर्म है, तो इसमें वैसे तो साधारण धर्म पूछ लिया, ये भी पूछ सकते थे कौन सा इसमें अलंकार है। जहाँ भी समान, सी, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहाँ कौन सा होता है हमारा उपमा अलंकार। अब इसमें हमें देखना है साधारण धर्म, तो साधारण धर्म जो भी विशेषता बताई गई है मीन्स सुंदर, तो ये जो सुंदरता है ये तो हो जाएगा साधारण धर्म। और चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा हमारा उपमेय, और मुख हो जाएगा हमारा उपमान, और के समान क्या हो जाएगा वाचक शब्द। तो इसमें चार चीज होती हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो ये हमें चारों ही इससे पता चल गए, और उपमा अलंकार। नेक्स्ट है निर्देश संख्या 8 से 11 तक दे रखी है, गद्यांश को पढ़कर इसमें से हमें उचित विकल्प चुनना है। तो पोयम तो हम छोटी सी होती है, अगर शुरू में पढ़ लिया भी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जब पैसेज करना होगा तो हमें एग्जाम में टाइम को अकॉर्डिंग देखते हुए पहले पैसेज को नहीं पढ़ना, क्योंकि एक बार हमने पहले पैसेज पढ़ लिया फिर क्वेश्चन के लिए तब भी हम भूल जाते हैं, दोबारा पढ़ना ही होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि आंसर कहाँ पर है। क्वेश्चन इसमें है कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी। अब हम देखते हैं, इसमें है कि समस्याओं को हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरीके के बच्चों की तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, दूसरे ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, तीसरा ऐसा समूह जो स्कूल जाते हैं पर दुकान में कोई मदद नहीं करते और उनसे गणना के मीन्स यहाँ पर पता चल गया हमें गणित का है, तो बस डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किससे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर गणित, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया, तो ये बताना है मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किसने किया था, जो बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं या जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते ना ही स्कूल जाते, जो बच्चे दुकानदारी नहीं करते या जो दुकानदारी करते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। यहाँ पर तक तो हमने पढ़ लिया था कि 3 का किया गया है उनमें निरीक्षण, उनमें गणना के इबारती सब सवाल पूछे गए। दोनों ही तरीके के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना का प्रयोग बहुत कम किया, मतलब यहाँ पर पूछा मौखिक गणना का प्रयोग किसने ज़्यादा किया, तो ये तो गलत ही हो गई जो दुकानदार नहीं है। उसके बाद जो दुकानदार वनस्पति उनके जो दुकानदार थे मीन जो दुकानदार थे उन्होंने मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया और जो दुकानदार नहीं थे उन्होंने कम किया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किसने किया है, जो दुकानदारी करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेते हैं या सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीखते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा, अगर हम क्वेश्चन को वैसे भी नॉर्मली भी देखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन से काम आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, माता पिता से डांट पड़ेगी या जन्म से बहुत ही दक्ष हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो दुकानदार बच्चे हैं वो हिसाब लगाने में गलती क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो उसका असर उनके काम पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें अनुच्छेद में 12 व 13वें क्वेश्चन में कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं, तो उनकी जगह पर बताना है क्या रिक्त स्थान आएगा। अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार
प्रत्येक की एक सीमा है। अपार विपुल जलराशि का अक्षय भंडार अम्बुधि भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जीवन का कौन सा रूप, अब यहाँ से देखना, जीवन का कौन सा रूप बाण युक्त नदी में नहीं प्रत्युज सहज स्वाभाविक एवं मंथर गति से प्रभावित होने वाली डैश में है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा कि जीवन का शाश्वत रूप। तो पहले में तो आ जाएगा हमारा शाश्वत रूप बाण युक्त नदी में नहीं प्रयुक्त सहज स्वाभाविक व मंथर गति से प्रभावित होने वाली। अब यहाँ हमें देखना है सरिता में है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नानो मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। तो इसका मीनिंग होगा कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना या शर्त रख देना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चरवे चबाना मतलब कोई भी कठिन परिश्रम करना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो अग्नि हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी, और ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा? आग। संज्ञा सर्वनाम विशेषण व क्रिया के जिस रूप से संख्या का, जिसमें से संख्या का बोध होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वचन। ऑप्शन बी। नगेश शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो नगेश का जो समानार्थक शब्द है वो क्या होगा? अरावली। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है, जो हमेशा मतलब बहुवचन के रूप में यूज होगा? तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, सोना। नेक्स्ट इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? माँ ने तुम्हें घर बुलाया है, माँ ने तुमको घर बुलाया है, या माँ ने तुझे घर बुलाया है, माँ ने तेरे को घर बुलाया है। तो इनमें से जो हमारा सही होगा, ये हमें साफ पता चल रहा है कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। नेक्स्ट है केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये वाली पंक्ति किसकी है ये बताना। अब ये केशव नाम पढ़ के हमें केशवदास नहीं लगा देना। केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न इसमें संख्या 2 से 4 तक हमें गद्यांश दिया गया है। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि महत्वपूर्ण शब्द है, तो ये तो हमें खुद से देखना होगा, हम गद्यांश से तो कह नहीं सकते। जो महत्वपूर्ण शब्द है ये कैसा है? विकारी, यौगिक, ऋण या योग ऋण। तो ये हमारा हो जाएगा यौगिक शब्द, जिसका में अलग ये हो जाएगा, तोड़ेंगे हम महत्व प्लस पूर्ण, तो ये हो जाएगा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये भी अब अपने आप से देखना होगा। जवाब, सवाल, पियानो, बातचीत। तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा बातचीत। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। तो भी जो है वो कैसा शब्द है? कभी कभी पैसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनका आंसर पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये सिंपल ग्रामर से पूछे गए हैं, अगर हम इसमें पैसेज पढ़ते तो हमारा टाइम ही वेस्ट होता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से पूछे गए हैं। तो भी जो है वो किस टाइप का शब्द होता है? निपात। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मानवता। ऑप्शन बी। चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चमक मीन्स तो हो जाएगा यहाँ पर कांति। ऑप्शन ए। रजत का होता है चांदी। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा? बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है ये हो जाएगा हमारा मुंह, जिसका अगर हम तत्सम शब्द देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुख। और ये अग्नि जो है ये भी तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव हो जाएगा हमारा आँख। यहाँ पर पूछा जाता है तत्सम शब्द तो सी ऑप्शन हो जाता है अग्नि। तद्भव पूछा गया है तो हो जाएगा मुंह। तो ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसका हमें कोई भी तत्सम भी रूप हो। ऐसे नहीं कि बैंक, अमीर, बैंक तो इंग्लिश का वर्ड है, ऐसा वर्ड नहीं लिख सकते। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा? तो जिसमें कोई चीज़ अनिश्चित ना हो। बंद मुट्ठी में क्या है? पर्दे के पीछे कौन है? ना जाने भाग्य में क्या है? ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। तो यहाँ पर जो सबसे सही है वो होगा ऑप्शन डी कि ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है ये आ जाएगा पिताजी ने मुझसे कहा। साधु का स्त्रीलिंग क्या शब्द होगा? तो साधु का जो स्त्रीलिंग है ये हो जाएगा साध्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।